मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के तीसरे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम इस लेसन के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। पिछली पाठ में आपने देखा बच्चों कि भारत और यूरोप किस प्रकार से उनका पुनर्जागरण हुआ, किस प्रकार से भारत में यूरोपीय सत्ताएं जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव डाली और अंग्रेजी सत्ता जो है यह इसे कह लीजिए कि यह एक यूरोपीय सत्ता थी। यह मतलब अंग्रेज जो थे वह यूरोपीय थे। तो उसी का अध्ययन हम बच्चों इसमें करने वाले हैं कि अंग्रेजी सत्ता का भारत पे क्या परिणाम पड़ा, क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम है बच्चों कि 16वीं शताब्दी जो थी उसमें यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी अंग्रेज़ों का सत्ता यहाँ से क्या हुआ, पूर्णतः चालू हुआ भारत पर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या भौगोलिक खोज के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस तरह आ पहुंची। जैसे हमको मालूम कि पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज़, ये सभी सत्ताएं भारत के बाज़ार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। यह सब बच्चों जितने भी ये देश हैं, पुर्तगाली, डच जो है, फ्रांसीसी, अंग्रेज़, सब यूरोपीय सत्ताएं हैं। यह भारत पे जो है एक स्पर्धा लेकर के आई, कंपटीशन, कि किस प्रकार से भारत को जो है अपने कब्जे में किया जाए, अपने अधिकार में किया जाए। जब अंग्रेज़ भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया, लेकिन आने वाले समय में कालांतर में अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हुआ। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेज़ों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा। और भी जो बचे हुए थे, पुर्तगाली तो उससे मिले, लेकिन जो फ्रांसीसी, डच थे और वहाँ पे कुछ ऐसे स्थानीय सत्ताधीश भी थे भारत में, जो कुछ बादशाह थे, वे भी जो है इनका विरोध किए अंग्रेज़ों का। फिर इनका क्या हुआ, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो विद्रोह हुआ। मुंबई अंग्रेज़ों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने की अंग्रेज़ों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश का पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ वहाँ पे, यानी वहाँ पे जो है लोग कमज़ोर पड़े। 1774 ईस्वी में से लेकर के 1818 ईस्वी के बीच मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का सामना किया, परिणामतः मराठों की विजय हुई। और 1782 ईस्वी में सालबाई संधि हुई और अंग्रेज़ मराठा के बीच चल रही यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। सहायक सेना फिर आई। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बन के रूप में आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायता सेना की समझौता की। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेज़ सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी गई। यहाँ की जो मुख्य जो सत्ताधीश थे, इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेज़ों की सेना रखनी होगी। इस सेना के व्यय हेतु नकद राशि और उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। भारतीय शासन अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेज़ों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा।
अपने दरबार में अंग्रेज़ों का रेजिडेंट यानी प्रतिनिधि रखना होगा, इस शर्त रखा गया। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इन संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में जानी जाती है। बच्चों आपको याद रखनी है, ये जो है वसई की संधि के रूप में जो है जानी जाती है। अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं था, फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस विजय के पश्चात अंग्रेज़ों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ, अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। 1818 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासन को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। इसके बाद बच्चों जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है उदय होता है। महाराष्ट्र में पेशवाई का अस्त हुआ। फिर सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेज़ों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया गया, परंतु आने वाले समय में उन्हें गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा, यानी हटा दिया गया उन्हें। वहीं पर उनकी 1847 में जो है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने के उनके प्रयास विफल हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने अधिकार दत्तक विधान जो है अस्वीकार कर 1848 में सतारा का राज्य जो है हड़प लिया गया। अंग्रेज सत्ता में भारत का परिणाम क्या हुआ? दोहरी शासन व्यवस्था आई। यहाँ पे अंग्रेज सत्ता भारत पे परिणाम पड़ने लगे। दोहरी शासन व्यवस्था सबसे पहले यहाँ पे आई। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब एक काम जो है बंगाल का नवाब कर रहा था, दूसरा काम जो है राजस्व इकट्ठा करना था। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे और सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था, अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे। भारत में चले रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी और जब कंपनी के प्रशासन का नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वार्डेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना और उसे मुंबई और मद्रास चेन्नई प्रांतों के नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। 1884 में भारत के विषय में पिट का कानून पारित हुआ तो कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक अस्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। तो इसी प्रकार से बच्चों जो है इसमें फेरबदल होते रहे। फिर इसके बाद जो है उसमें प्रशासनिक में नौकर तंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ बनाए गए। तो इसके बाद प्रशासनिक नौकर तंत्र की स्थापना हुई, सिविल सर्विसेज। इसमें जो है भारत के अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण किया।
कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नौकरतंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक था। उसमें प्रशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों को जिले के अनुसार विभाजन किया गया। जिलाधिकारी कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख था। राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून की व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्वपूर्ण दायित्व थे। तो भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज जो ICS था, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाने लगी। सेना, पुलिस बल इस प्रकार से बनाए गए, न्याय प्रणाली बनाई गई, कानून सम्मुख सभी समान विविध शासन प्रणालियाँ बनाई गई, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ लागू की गई। किस प्रकार से भारत को जो है इन कानूनों के माध्यम से अपने अधीनस्थ लाया जाए। भू राजस्व लगान विषयक नीति बनाई गई, किस प्रकार से उनकी आय में वृद्धि हो। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे, लोगों को नहीं पता चलने लगा कि राजस्व व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। फिर कृषि का व्यापारीकरण किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्यान्न जो भी थे किसान घरेलू उपयोग में गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। तब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू ये सब मतलब ये सब बंद करा करके जो है जो ज़्यादा महंगी वस्तुएं होती हैं, इसे नकदी फसल कहा जाता है, उन फसलों का क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा रोपण किया जाने लगा, उसे बोया जाने लगा। अकाल पड़ा, अकाल की भी समस्या है, इसमें परिवहन एवं संचार व्यवस्थाओं की भी समस्या है, उसमें सुधार किया गया। तो भारत में पुराने उद्योग धंधों का ह्रास होने लगा। नए जो क्योंकि उनके हमारे पास क्या था बच्चों, पुराने सब चीज़ें थी, यानी पारंपरिक तरीके से किया जाता। आधुनिकीकरण को सा नहीं है, यहाँ पे तकनीकी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी यहाँ पे। फिर भारत में नए उद्योग धंधों का विकास होने लगा। तो उसमें जो है मुख्य जो है कावजी नाना भोय दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल की जो है शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है बच्चों। फिर जमशेदजी टाटा आए, उन्होंने अपनी कंपनी स्थापना की, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्राप्त होने लगा। तो बच्चों यही सब है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो में आप इसको देखिए पूर्णतः और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए और अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।